हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। डिफरेंट बेसिस लेकर हम स्टडी करेंगे कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, सेक्शन 2 सबसेक्शन ई एग्रीमेंट को कैसे डिफाइन करता है। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। अदर वर्ड्स में हम कहें तो क्या होती है एग्रीमेंट, तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस टुगेदर बिकम एन एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट क्या हो गया, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। और कॉन्ट्रैक्ट को सेक्शन 2 सबसेक्शन एच ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल एट लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें भी दो चीजें होगी, एक एग्रीमेंट हो गया और एक एनफोर्सेबिलिटी होगी। एग्रीमेंट में हम क्या करते हैं, इसमें ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, तो ये इसमें तीन चीजें होगी, एक ऑफर होगा और एक्सेप्टेंस होगा। पर जो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है दैट शुड बी एनफोर्सेबल एट लॉ, कानूनी तौर पर वो लागू किया जा सकता हो, तो ऐसी एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। तो अब फिर इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए, एलिमेंट्स हो गए, एक ऑफर होगी और एक एक्सेप्टेंस होगी। कॉन्ट्रैक्ट में दो एलिमेंट्स कौन से होंगे, एक एग्रीमेंट होगी और एक एनफोर्सिबिलिटी होगी। ये मैंने आपको बता दिया कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2 सबसेक्शन ई में एग्रीमेंट को डिफाइन किया गया है और सेक्शन 2 सबसेक्शन एच में कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट है कि क्या एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का राइटिंग में होना जरूरी है। एग्रीमेंट में ये नेसेसरी नहीं है कि आप एग्रीमेंट हमेशा रिटर्न में ही करें, क्योंकि जो एग्रीमेंट होती है वो क्या हो सकती है, वो डोमेस्टिक एग्रीमेंट हो सकती है विद इन हस्बैंड एंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, मदर फादर, ऐसी हो सकती है, या कोई सोशल एग्रीमेंट हो सकती है अपने फ्रेंड्स के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में होती है। तो ये आपकी मर्जी है कि अगर आप चाहें तो उसको रिटर्न में करें या ना करें, क्योंकि आमतौर पर जो सोशल एग्रीमेंट्स हैं या डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स हैं इनमें रिटर्न की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही ये रिटर्न होते हैं। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नॉर्मली रिटर्न होता है, क्योंकि इसमें एनफोर्सिबिलिटी होती है एट लॉ। तो दोनों पार्टीज इसको प्रेफर करते हैं कि जो भी हमारा एग्रीमेंट हो वो रिटर्न हो और उसको रजिस्टर भी किया जाता है, ताकि अगर इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम आती है लेन देन में तो वो कोर्ट जा सकें और अपना फैसला करवा सकें। जैसे कोई रेंट एग्रीमेंट होता है तो वो रिटर्न में होता है, ताकि अगर फ्यूचर में कोई रेंट रिसीव करने में प्रॉब्लम आए, या जिस पर्सन को आपने दुकान अपनी या घर रेंट पे दिया है तो वो घर छोड़ने को तैयार नहीं है या दुकान छोड़ने को तैयार नहीं है आपकी डिमांड पर, तो आप कोर्ट में जाकर स्यू कर सकें उस पर्सन। नेक्स्ट है कंसीडरेशन। कंसीडरेशन हम कहते किसको हैं, कंसीडरेशन इज द प्राइस एट विच द प्रॉमिस ऑफ द अदर इज बॉट। तो कंसीडरेशन क्या हो सकती है, इन काइंड भी हो सकती है, इन कैश भी हो सकती है, लेकिन जो कंसीडरेशन है दैट शुड नॉट बी immoral, unrealistic and forbidden by law or against public policy। कोई ऐसी समझौता हम ना कर लें जो कानूनी तौर पर हमें गलत साबित कर दे। तो एग्रीमेंट में कंसिडरेशन का होना जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि ये सोशल एग्रीमेंट हो सकती है, डोमेस्टिक एग्रीमेंट भी हो सकती है, तो इसमें कंपलसरी नहीं है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें जो कंसिडरेशन है दैट इज नेसेसरी। नेक्स्ट है लीगल ऑब्लिगेशन, कि लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है। तो इसमें कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं की जाती, लेकिन जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाता है। वन इन अदर का क्या मीनिंग है कि क्या सभी एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो इसका आंसर क्या है, सभी एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि एग्रीमेंट्स जो है वो सोशल भी हो सकते हैं और डोमेस्टिक भी हो सकते हैं बिजनेस एग्रीमेंट्स के अलावा। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सारे एग्रीमेंट होते हैं। ये कैसे होते हैं, क्योंकि पहले एग्रीमेंट होती है फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसलिए कोई भी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले एग्रीमेंट होना जरूरी है। जब एग्रीमेंट होगा उसके बाद वो जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा देन इट विल बी एनफोर्सेबल एट लॉ। तो स्टूडेंट ये था डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।